हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल से आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी या आपने देखी होगी। अगर आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल तो आपने देखी ही होगी छोटी क्लासेस में। 11th में आपने देखी होगी कि जो केमिस्ट्री की हमारी बुक रहती है उसमें या तो बुक के पीछे जो लास्ट पेज रहता है उस पर आपकी पीरियोडिक टेबल प्रिंटेड आती है, कलरफुल पीरियोडिक टेबल प्रिंटेड आती है जिसमें आपको कुछ ब्लॉक्स दिखे रहते हैं और उसमें अल्फाबेट के फॉर्म में आपके जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके साइन आपको लिखे हुए रहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स के साइन रहते हैं ये नंबर के हिसाब से अरेंज्ड रहते हैं इस टेबल के अंदर, और कुछ जगह पे आपको कुछ गैप दिखाई देती, यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल रहती है इसमें कुछ गैप आपको खाली दिखाई देती। तो ये आपने पीरियोडिक टेबल छोटी क्लास में देखी हुई होगी। और अगर आप 11th में भी हो और आप पीरियोडिक टेबल अगर पहली बार देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल शुरू से समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल आखिर क्या होती है और पीरियोडिक टेबल हमें क्या एक्सप्रेस करती है, यानी कि पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताना चाहती है। तो मैंने जब मैटर स्टेट के वीडियो शुरू किए थे, यानी मैटर स्टेट जब हमने शुरू की थी, स्टार्टिंग किया था मैटर स्टेट का, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो ब्रह्मांड होता है, आपका यूनिवर्स होता है, वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि इस ब्रह्मांड जो है हमारा ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। और वो दो चीजें क्या क्या होती है, तो एक तो होती है आपकी एनर्जी और एक आपका होता है मैटर। अब एनर्जी क्या होती है और मैटर क्या होता है, तो इस ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जो भी जगह घेरते हैं और जिनके पास में अपना मास होता है, यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनके पास में अपना मास होता है, उन तमाम चीजों को हम मैटर कहते हैं। इसके बाद में एनर्जी क्या होती है, तो इस यूनिवर्स में जो मौजूद है, जो है, यानी कि इस यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है और जिसके बावजूद भी जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, यानी जो जगह नहीं घेरती, जिसके पास में अपना कोई मास नहीं होता है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है हमारे एनर्जी और एक है हमारा मैटर। तो जो ये मैटर होता है जो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास में अपना मास होता है, ये जो सारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। और उन पार्टिकल्स को हमने क्या बोला था, उन पार्टिकल्स को हमने एटम बोला था। यानी कि जो हमारा मैटर होता है उसका अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, यानी उन पार्टिकल्स की जिससे मिलकर हमारा मैटर बना हुआ होता है, तो वो पार्टिकल हमारा एटम होता है। एटम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी एक मैटर की, मान लो आपके पास में कार्बन का मैटर है और उस कार्बन की अगर आपको स्टडी करना है तो उसका एक एटम लीजिए और उस एक एटम की मदद से आप उस पूरे कार्बन की या उस पूरे मैटर, जो भी मैटर है, उसके बारे में आप जान सकते हो। तो ये जो एटम्स होते हैं, यानी कि अलग अलग मैटर्स के अलग अलग एटम्स जो होते हैं वो अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। यानी कि जितना भी मैटर होता है उसके जितने भी एटम्स होते हैं उन हर एटम्स की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो सकता है, उस एटम्स का अपना एक अलग परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग होगा, उसका एटॉमिक मास अलग होगा। अगर हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स को छोड़ दे तो अभी आइसोटोप्स और आइसोबार्स को आप हटा दीजिए, नॉर्मल एटम की हम अगर बात करें तो जितना भी मैटर होता है उस मैटर्स के अपने पर्टिकुलर एटम्स के एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यानी कि उसका पर्टिकुलर एक एटॉमिक मास होगा, पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये जो एटम्स रहते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स रहते हैं किसी भी मैटर्स के, उन एलिमेंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एक जिस टेबल में सिस्टेमेटिक अरेंज किया जाता है। मैटर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इस यूनिवर्स में मौजूद जितना भी मैटर्स होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टोटल अभी हमारे पास में 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो उन 118 एलिमेंट्स को जिस टेबल में या जिस डॉक्यूमेंट्स में या जिस आइकॉन में एक सिस्टेमेटिक वे में या एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में रखा जाता है उसे ही बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। अब इन 118 एलिमेंट्स को इस टेबल्स में या इस डॉक्यूमेंट्स में या इस आइकॉन में, जो भी आप बोलो, इसमें जो अरेंज किया गया है ये किस आधार पर किया गया है। तो अगर हम बात करें तो ये जो अरेंजमेंट हुआ है इन एटम्स का, ये अरेंजमेंट इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और इन एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे
तो उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जब लिखा हमने, मान लो किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा, मान लो हमें कभी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख के चलते हैं, तो कार्बन हमारा 6 एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम तो 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। यानी कि कार्बन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल, सॉरी सबशेल बोलेंगे उसे, कौन सी सबशेल में गया, तो वो पी सबशेल में गया। तो इस आधार पर जो जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे, उनको 4 ब्लॉक में या 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, और वो 4 ब्लॉक कौन कौन से थे, तो हमारे पास में 4 सबशेल थी, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट्स का जिस सबशेल में इंटर कर रहा था, उस एलिमेंट्स को उस सबशेल का या उस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा गया। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है वो 2 आधार पर अरेंजमेंट हुआ है। एक तो उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर उनका अरेंजमेंट कैसे हुआ, तो जिस एलिमेंट्स के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, उनके आधार पर इनको नंबरिंग दी गई कि जिनके पास में प्रोटॉन की संख्या 1 थी या प्रोटॉन का नंबर 1 था, उसे नंबर 1 पर रखा गया। जिनमें प्रोटॉन की संख्या मान लो 5 थी तो उसे 5वें नंबर पर रखा गया। जिसमें प्रोटॉन की संख्या मान लो 20 थी तो उसे 20वें नंबर पर रखा गया। तो ये तो प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन के नंबर के हिसाब से रखा गया, यानी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया। और उनकी जो ब्लॉकिंग हुई है, जो ब्लॉक में उनको डिवाइड किया गया, वो ब्लॉक में उन्हें कैसे डिवाइड किया गया, तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम्स का या जिस भी एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में इंटर कर रहा था, उसके आधार पर उनको ब्लॉक दिए गए। तो टोटल 4 ब्लॉक होते हैं हमारी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हमारा डी ब्लॉक आता है, इसीलिए डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन का काम करती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, और हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इस पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, और उन ब्लॉक को जो हमने डिवाइड किया वो किस आधार पर किया, तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर कर रहा था उसके आधार पर किया है। अब अगर हम बात करें कि इस पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हमारे कितने रो होते हैं, या रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, तो इस पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि जो क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इनको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो जो क्षैतिज लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी ये जो एफ ब्लॉक है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, एफ ब्लॉक को अलग रखा गया इस पीरियोडिक टेबल से। उसको अलग रखने का रीजन क्या है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो इस पीरियोडिक टेबल में इन 3 ब्लॉक की अगर हम बात करें, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की, तो इसके अंदर टोटल 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, यानी 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल टोटल इसमें 18 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से इसमें वर्टिकल लाइन 18 है और हॉरिजॉन्टल लाइन 7 है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा गया, तो इन 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहा गया। क्या कहा गया, इनको रो कहा गया। और ये जो 18 वर्टिकल लाइंस है, इन वर्टिकल लाइंस को कहा गया है कॉलम कहा गया। क्या कहा गया, इन 18 लाइंस को, इन 18 लाइंस को कॉलम कहा गया। और ये जो कॉलम होते हैं, और ये जो कॉलम होते हैं, ये कॉलम्स किसी भी, ये जो 18 कॉलम है, इन कॉलम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। यानी कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। अब इन जो 18 ग्रुप्स है, इनके अलग अलग नाम हैं। तो इनमें से कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट नाम हैं, जो पूछे जाते हैं या जो आपको याद होने जरूरी है, वो है फर्स्ट ग्रुप है आपका, उसे बोला जाता है एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एलिमेंट्स आते हैं ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। और इस ग्रुप को कहा गया है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्या कहा गया है, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स क्यों कहा गया है इनको, तो एल्कली मेटल्स इनको कहा जाने का रीजन ये है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ। अब एल्कलाइन सॉल्यूशंस क्या होता है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होता है जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो उस एल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ ये जो एल्कली मेटल्स रहते हैं, ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं।
तो इसलिए इनको क्या कहा गया, एल्कली मेटल्स कहा गया। फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा गया है, एल्कली मेटल्स कहा गया। अब अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहते हैं जिसमें हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है, इस सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है उनको कहा गया है एल्कली अर्थ मेटल्स। उन्हें क्या कहा गया है, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा गया है, इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाने का रीजन ये है कि इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा, तो ये जो इनके हाइड्रोक्साइड और जो इनके ऑक्साइड्स रहते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को इनको कहा गया एल्कली अर्थ मेटल्स। इसके बाद में आपको याद रखना है ग्रुप नंबर 16 को। ग्रुप नंबर 16 आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका ग्रुप नंबर 16, ये आपका ग्रुप नंबर 17 और ये आपका ग्रुप नंबर 18। क्योंकि टोटल हमारे 18 है तो ये जो लास्ट वाले 3 है इनको याद रखना है और शुरू वाले आपके 2 है उनको याद रखना है। तो जो ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 को कहा गया है चेल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 16 को क्या कहा गया है, ग्रुप नंबर 16 को कहा गया है चेल्कोजन। अब चेल्कोजन का मतलब क्या होता है, तो चेल्कोजन का मतलब होता है ऑर्स फॉर्मिंग, ऑर्स यानी कि अयस्क। तो अयस्क बनाते हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट्स, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इसलिए इन्हें कहा गया है चेल्कोजेंस। इसके बाद में जो ग्रुप नंबर 17 आता है उसके एलिमेंट्स को कहा गया है हेलोजेंस। इनको हेलोजेंस कहने का रीजन क्या है, तो हेलोजेंस का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है हेलोजन जिसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग। और ये जो हेलोजन के एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स ये साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, हेलोजन। इसके बाद में जो लास्ट 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको कहा गया है नोबल गैस या इनर्ट एलिमेंट्स। अब इनको नोबल गैस बोलने का रीजन क्या है, तो इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। अब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम जिनके लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जो रहती है एलिमेंट्स की या एटम्स की, जो लास्ट शेल रहती है उनमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट्स की लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 18 के, इनकी जो लास्ट शेल रहती है, वैलेंस शेल रहती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, नोबल गैस। इन्हें इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इनर्ट गैस कहने का रीजन ये है कि इनकी लास्ट शेल पूरी भरी होने के कारण या लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि ये इनर्ट रहते हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। अब बात आती है कि डी ब्लॉक को अलग से क्यों रखा गया। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें 2 सीरीज पाई जाती है, यानी कि 2 सीरीज इसमें रहती है। जो फर्स्ट सीरीज रहती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की वो 58 से शुरू होती है और 71 पे खत्म होती है, और जो सीरीज नंबर सेकंड रहती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की वो 90 से शुरू होती है और 103 पर खत्म होती है। अब एफ ब्लॉक को अलग से रखने का रीजन ये है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं वो लेंथेनाइट 57 के बाद से 14 एलिमेंट्स ऐसे पाए गए जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे, यानी कि जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो डी सबशेल में एंटर कर रहा था। अब इन एलिमेंट्स को यहाँ बीच में पीरियोडिक टेबल में रखना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स बीच में अगर पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा तो पीरियोडिक टेबल काफी लंबी हो जाएगी, काफी लेंदी हो जाएगी, और इस तरह से इनका जो अरेंजमेंट रहेगा वो एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अलग रखा गया। तो अब अगर हम बात करें कि टोटल कितने एलिमेंट्स रहते हैं हमारे, तो जो हमारे एस ब्लॉक रहता है, एस ब्लॉक में हमारे टोटल 14 एलिमेंट्स रहते हैं। अब इस ब्लॉक में यहाँ तो आपको सिर्फ 13 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यानी कि 7 एलिमेंट्स ये दिख रहे हैं और 6 एलिमेंट्स ये दिख रहे हैं। तो एक और एलिमेंट्स जो रहता है एस ब्लॉक का, उसे हमने हीलियम को यहाँ पे रखा। अब हीलियम को यहाँ पे रखने का रीजन क्या है, तो जो हीलियम का जो लास्ट शेल रहता है, हीलियम यानी कि एटॉमिक नंबर 2, यानी कि ये हीलियम का मान लो न्यूक्लियस है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि हीलियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हीलियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो हीलियम होता है उसकी जो फर्स्ट शेल रहती है, जो उसकी फर्स्ट शेल रहती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट
होता है, क्योंकि जो लास्ट शेल रहती है हीलियम की वो फर्स्ट शेल रहती है, यानी कि फर्स्ट शेल मतलब कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली शेल। और न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली शेल में हमको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 आ सकते हैं, और हीलियम के केस में वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि हीलियम भी जो रहता है, यानी कि हीलियम की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नोबल गैस या इनर्ट गैस के जैसी रहती है, इसलिए हीलियम जो रहता है उसको हम नोबल गैस में रखते हैं। तो जो हमारा एस ब्लॉक रहता है, एस ब्लॉक में टोटल हमारे 14 एलिमेंट्स रहते हैं। इसके बाद में जो पी ब्लॉक हमारा आता है, पी ब्लॉक में हमारे टोटल 36 एलिमेंट्स रहते हैं, यानी कि एक रो में 6 एलिमेंट, इस तरह की हमारी टोटल 6 रोज रहती है, और इन 6 रो को मिला के टोटल हमारे 36 एलिमेंट्स रहते हैं। इसके बाद में बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में एक रो में हमारे 10 एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक के, जो हमारे 21 से लगा के 30 तक होते हैं, जिसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, जो स्कैंडियम से लगा के हमारी जिंक 30 तक खत्म होती है। तो इस तरह से डी ब्लॉक की टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, इसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। इसके बाद में यूट्रियम से लगा के कैडमियम तक हमारी जो रहती है उसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। जो हमारी लेंथेनम 57 से लगा के मरकरी 80 तक जो आती है उसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और एक्टेनियम 89 से लगा के कॉपरनिशियम 112 तक जो आती है उसे हम बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं उसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज रहती है, और हर ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं उसमें टोटल 40 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद में एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज रहती है, हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि टोटल एफ ब्लॉक में हमारे 28 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह से हमारे जो टोटल चारों ब्लॉक रहते हैं उसके टोटल एलिमेंट्स को मिलाए तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये है हमारी पेरियोडिक टेबल। अब बात रही इस पेरियोडिक टेबल को याद करने की कि इस पेरियोडिक टेबल्स को याद कैसे करें। तो पेरियोडिक टेबल्स को याद करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ट्रिक्स हैं। तो इसकी ट्रिक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी जो ट्रिक्स रहती है वो आप खुद बनाएं, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है कि सबसे जरूरी आपको इन एलिमेंट्स के साइन याद होना बहुत जरूरी है कि किस एलिमेंट्स का साइन क्या होता है। और जब आप अपनी ट्रिक अपने हिसाब से बनाएंगे, जैसे कि मैं इस टेबल्स को याद इस तरह से करता हूं, तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको मैंने कुछ इस तरह से याद किया था कि हेलिना की रब से फरियाद। तो हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना से हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ली से हो जाएगा आपका लिथियम, ना से हो जाएगा आपका सोडियम, की से हो जाएगा आपका पोटेशियम, रब से हो जाएगा आपका रुबिडियम, सी से आपका हो जाएगा सीजियम, फरियाद से हो जाएगा आपका फ्रांसियम। तो इस तरह से आप अलग अलग ट्रिक्स बना सकते हो, और ये ट्रिक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हिसाब से ट्रिक्स बनाओ, क्योंकि जब आप अपने हिसाब से ट्रिक्स बनाओगे तो साथ साथ में आपको इन एलिमेंट्स के साइन हैं जो आपको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अल्फाबेट, ये भी आपको याद हो जाएंगे। और ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके सामने कोई साइन आएगा तो आपको वो पहचानना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा एलिमेंट्स है। और अगर आप अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो एटलीस्ट आपको 30 एलिमेंट्स तक तो इनके नाम याद होने ही चाहिए पूरे के, और ये एलिमेंट्स आपको कंटिन्यूअस रिवीजन से याद हो जाएगा। इसे इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 24, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। इस तरह से भी आप इसे याद कर लीजिए, एटलीस्ट 30 तक तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप ट्रिक से याद कर लीजिए, जिसमें आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और आपको 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। तो ये था हमारा पेरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने समझा कि जो पेरियोडिक टेबल्स होती है उसमें जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को किस तरह से रखा गया, उनको रखने का जो क्रम है वो क्या था, और जो ये एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ये किस आधार पर किया गया, यानी कि एटॉमिक्स नंबर के आधार पर, और उनके जो ब्लॉकिंग की गई यानी ब्लॉक में उनको डिवाइड किया गया वो किस आधार पर किया गया। तो इस लेक्चर में हमने आज पेरियोडिक टेबल्स को समझा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम जो जितने भी एलिमेंट्स हमारे रहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जैसे कि हम इनके इफेक्टिव नंबर्स की बात करेंगे, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। होप आपको इस वीडियो से पेरियोडिक टेबल्स को समझने में मदद जरूर मिलेगी, और आपको इस लेक्चर से पेरियोडिक टेबल्स को समझने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशंस आता रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।